Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and in today's video, we are going to discuss another method of indexing. We are going to discuss compound indexing today, and in this compound indexing, we'll understand how the indexing is done because it overcomes the limitation of simple indexing, in which you can index up to 49 or 50 divisions. 50 divisions you can produce on simple indexing, but to perform more than that, if you want to divide the workpiece into uh, numbers which are more than 50, then you need to use compound indexing mechanism. Now this compound indexing mechanism, we will understand it properly with the help of one example. So before proceeding to that, I'll request you to like this video, share this video, and subscribe to my channel. Okay, so let us begin with compound indexing. So the name compound itself suggests that it is a combination. It is a combination operation. Okay, so in this compound indexing, we will use indexing crank as well as index plate. So we will, you can say, we'll combine the rotation of indexing crank as well as indexing plate. So we will rotate crank as well as the plate in this compound indexing. Okay, so इस इंडेक्सिंग प्लेट को हम जनरली क्या करते हैं, स्टेशनरी रखते हैं हमारे बाकी के ऑपरेशंस में, बाकी की इंडेक्सिंग में। जैसे हमने सिंपल इंडेक्सिंग देखा, सो इन दैट सिंपल इंडेक्सिंग द indexing plate was kept stationary. Okay, so plate was stationary while the crank pin or the indexing crank, we were rotating it. हम crank को क्या कर रहे थे, सिर्फ रोटेट कर रहे थे, हम उसको कुछ मोशन दे रहे थे, जिस वजह से हमारा वर्क पीस क्या होता था, कुछ रिवॉल्यूशन से घूमता था, जिस वजह से उसके ऊपर हम कटिंग ऑपरेशन जब करते थे तो उसमें एक डिवीजन प्रोड्यूस होती थी, राइट। सो द वर्क पीस वॉज getting divided into number of divisions which are equal, right? So इसमें सिर्फ हम इंडेक्सिंग क्रैंक को घुमाते थे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा इंडेक्सिंग क्रैंक तो घुमाएंगे ही साथ में इंडेक्सिंग प्लेट जो है इसको भी हम घुमाएंगे, जिस वजह से स्पिंडल जो है वो एडिशनल रोटेशन उसको मिलेंगे, एडिशनल मोमेंट उसको मिलेगा, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो एक डिवीजन हम प्रोड्यूस करते थे, जैसे विद द हेल्प ऑफ क्रैंक अगर हम 40 रिवॉल्यूशन करते थे तो वर्क पीस एक रिवॉल्यूशन घूमता था, या एक रिवॉल्यूशन जब हम करते थे क्रैंक का तो 1/40 हमारा जो वर्क पीस है वो घूमता था। सो जो भी हमारी डिवीजन होंगी, सपोज 60 डिवीजन हमको करना है, तो 7 में से एक डिवीजन जो है, यानी दो मशीनिंग के बीच का जो गैप है, इस गैप को भी और हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेशन ऑफ द विद द रोटेशन ऑफ द इंडेक्सिंग प्लेट के रोटेशन की मदद से ये जो एक डिवीजन है इसको भी और हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कंपाउंड इंडेक्सिंग। ओके, सो सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी इंडेक्सिंग प्लेट रहती थी वो फिक्स रहती थी, स्टेशनरी रहती थी विद द हेल्प ऑफ ए लॉक पिन। ठीक है, उसको एक लॉक पिन की मदद से हम क्या करते थे, पीछे उसके लॉक पिन रहती थी, जिसके बारे में अभी तक हमने हमारे डायग्राम्स में देखा नहीं है, आज हम वो डायग्राम भी देखेंगे। सो लॉक पिन क्या करती है कि हमारे इंडेक्सिंग प्लेट को स्टेशनरी रखती है, मूवमेंट किसी भी तरीके का उसका होने नहीं देती। ठीक है, तो ये पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी मोमेंट है इस प्लेट की, वो डिसंगेज करेंगे रियर लॉक पिन, और इंडेक्सिंग प्लेट को तो घुमाएंगे ही साथ में इंडेक्सिंग क्रैंक को भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में हम घुमाएंगे विथ प्री डिटरमाइंड होल्स। जितने होल्स घुमाना है उतने, और जो होल सर्कल में घुमाना है उस सर्कल में हम क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे और री एंगेज करके क्रैंक को भी घुमाएंगे। ठीक है, सो हमारी प्लेट भी घूमने वाली है और हमारा इंडेक्सिंग क्रैंक भी सेपरेटली घूमेगा। तो एक मोमेंट रहेगी क्रैंक की जो स्टेशनरी रखेंगे जब हम हमारे इंडेक्सिंग प्लेट को, तब क्रैंक को घुमाएंगे, और एक मोमेंट रहेगी इंडेक्सिंग प्लेट और क्रैंक की कंबाइंड, जिसमें इंडेक्सिंग प्लेट और क्रैंक साथ में घूमेंगे। ठीक है, सो ऐसा हम क्या करने वाले हैं, हमारा कंपाउंड इंडेक्सिंग करने वाले हैं। सो पहले तो समझ के लेते हैं लॉक पिन कैसी दिखती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है ये हमारा इंडेक्सिंग प्लेट है। ये इंडेक्सिंग प्लेट हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। सो इस इंडेक्सिंग प्लेट पे आप देख सकते हो पीछे एक लॉक पिन दी है जो हमारे फ्रेम को क्या करती है, अटैच करती है इस प्लेट को और फ्रेम को अटैच करती है, जिस वजह से हमारी इंडेक्सिंग प्लेट जो है वो स्टेशनरी रहती है। ठीक है। और ये हमारा क्रैंक पिन है, या जो इसको हम क्रैंक बोलते हैं, ये हमारा पिन है जो स्प्रिंग लोडेड रहता है। स्प्रिंग को पीछे खींचो और इसको घुमाना है। इसको घुमाने से हमारा क्रैंक रोटेट होता है और बाद में जहाँ जिस होल में हमको इंसर्ट करना है उस होल में हम उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से लॉकिंग अरेंजमेंट रहेगी। सो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार सिर्फ क्रैंक को घुमाएंगे, एक बार सिर्फ हमारा क्रैंक जो है वो घूमने वाला है, सिर्फ क्रैंक रोटेट होगा। और एक बार हम क्या करेंगे, लॉक पिन हटा देंगे, यहाँ से रियर लॉक पिन हटाएंगे और इस पूरी प्लेट को विथ क्रैंक क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, जिस वजह से हमको मोर देन 50 डिविजन्स क्या कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द कंपाउंड इंडेक्सिंग वर्क। कंपाउंड इंडेक्सिंग कैसा वर्क करता है समझते हैं। और हम क्या करेंगे कि वर्कपीस को 69 डिविजन्स में क्या करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 69 डिविजन्स ऑफ वर्कपीस। So circumference we are dividing it in 69 divisions using compound indexing. Now सबसे पहली चीज़ जो करना है हमको, ये जो 69 डिविजन्स हैं, इस 69 डिविजन्स के यानी जो नंबर ऑफ डिविजन्स है उसको फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है। जैसे 69 है तो 69 के फैक्टर हो रहे हैं 3 इंटू 23। अगर हमको 52 करना है तो 52 के जो डिविजन्स होंगे, जो भी फैक्टर्स होंगे, वो उस हिसाब से हमको क्या करना है, वो फैक्टर्स को लिख लेना है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज द नंबर ऑफ डिविजन्स, जो भी डिविजन्स रहेंगे। जैसे 52 मैंने बोला, सो 52 है तो 52 के कितने डिविजन्स होंगे, सो कितने फैक्टर्स होंगे, तो देखिए होगा उसका एक 2, फिर होगा 2, फिर से होगा एक 13 और 13 का होगा एक 13, मतलब 13 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे इसके क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स होंगे 52 के। ठीक है। सो 69 है तो 69 के सिर्फ 3 इंटू 23, ये दो ही फैक्टर्स बनते हैं। ओके। सो ये दोनों भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर्स इसके नहीं रहेंगे 69 के। ठीक है। सो ये फैक्टर्स हमको लिख लेना है। फिर हमको क्या करना है कि कोई भी रैंडमली दो सर्कल जो है, दो होल सर्कल्स जो है रैंडमली सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, समझ लो 27 और 33। सो एक 27 होल सर्कल हम सेलेक्ट करेंगे, ओके, और दूसरा हम 33 होल सर्कल सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम कंपाउंड में करने वाले हैं इसलिए दो होल सर्कल हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एक ही प्लेट के ऊपर हम ये दोनों होल सर्कल सेलेक्ट करेंगे। तो 27 और 33 ये दो सर्कल्स का मैंने क्या करा, होल सर्कल है, यानी जो हमारे राउंड होल्स रहते हैं ना इंडेक्सिंग प्लेट पे, ऐसे होल्स रहते हैं इन सर्कल्स, तो ये जितने होल्स वाला सर्कल है वो सेलेक्ट करना है। सो एक मैंने किया 23 होल्स वाला और एक किया मैंने कितने होल्स वाला, 27 वाला और एक 33 वाला। ओके। फिर क्या करना है हमको, जो 33 है इसमें से 27 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब लार्जर होल सर्कल को स्मॉलर होल सर्कल से सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी स्मॉलर को लार्जर में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 33 में से 27 गए, 6 बचते हैं। ये जो नंबर 6 आया है इसको भी हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो इट विल अगेन गेट डिवाइडेड इंटू 2 इंटू 3। ओके। सो 2 इंटू 3 इज दी फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 इंटू 3। ओके। सो ये एक हो गया हमारा, दूसरा फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर्स हैं, तो ये तो हमने पहले एक फैक्टर कर लिया हमारे नंबर ऑफ डिविजन्स का। दूसरा फैक्टर करा हमने डिफरेंस का, प्लेट सर्कल होल सर्कल के डिफरेंस का फैक्टर करा। तीसरा फैक्टर हमको करना है क्रैंक के रेवोल्यूशन का। क्रैंक कितने रेवोल्यूशंस घूमता है, 40। एक रेवोल्यूशन में 40 रेवोल्यूशन जब हम क्रैंक के घुमाते हैं तब हमारा स्पिंडल एक बार घूमता है। सो 1 रेवोल्यूशन ऑफ वर्क पीस इज इक्वल्स टू 40 रेवोल्यूशंस ऑफ क्रैंक, बराबर है। तो ये जो 40 नंबर है, 40 नंबर, 40 रोटेशंस ऑफ क्रैंक, इसको भी क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है। ओके। अब इन सभी फैक्टर्स को एक स्पेसिफिक तरीके से हमको लिखना है।
जैसे कि जो हमारे फैक्टर्स रहेंगे n के, ओके, मतलब हमारे नंबर ऑफ डिविजन्स, और जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जो सर्कल्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनको उसके नीचे लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो 69 जो है उसके फैक्टर्स कितना है, 3 इंटू 23, और 6 जो है उसका कितना है, 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख दूंगा। इसके नीचे एक लाइन खींचना है आपको, और इस लाइन के नीचे क्या लिखना है, जो क्रैंक का रोटेशन है यानी 40, उसके फैक्टर्स, जो पहला होल सर्कल सेलेक्ट करे आपने स्मॉलर, उसके फैक्टर्स, और जो दूसरा होल सर्कल सेलेक्ट करे उसके फैक्टर्स। तो ऐसे हमको दोनों होल सर्कल्स और क्रैंक के रोटेशन के फैक्टर्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखना है, ठीक है। आप राइट साइड में भी लिख सकते हैं या आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। सो अगर इस केस में अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर के फैक्टर्स है, यानी ये जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर है 23, 3, 2, 3, ये अगर पूरे के पूरे कैंसल ऑफ हो जाते हैं बाय दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स से अगर इसको कॉमन फैक्टर्स से अगर हम क्रॉस ऑफ कर दे या कैंसल आउट कर दे, तो अगर ये सभी के सभी फैक्टर्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है ये अगर कैंसिल हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी हमारा 27 सर्कल्स है और जो 33 सर्कल्स है, होल सर्कल्स है, इनको दोनों को हम कंपाउंड इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस गिव्स अस whether the selected circles are suitable for compound indexing of this number, यानी 69 डिविजन्स करने के लिए ये 27 होल सर्कल और 33 होल सर्कल ये सफिशेंट है, या ये इसको इंडेक्स कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये डिसाइड करने के लिए हम ये फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो 69 के हैं फैक्टर्स 23 इंटू 3, 6 के हैं 2 इंटू 3, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 3 होगा। अब 23 के लिए कोई भी फैक्टर बचा नहीं है कैंसल आउट करने नीचे से, ठीक है। सो 23 ऊपर एज इट इज़ रिमेनिंग है। देखो हमको ऊपर के जितने भी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर के जितने भी हैं वो सभी फैक्टर कैंसिल आउट होना, तो ही हम ये दोनों सर्कल्स जो है होल सर्कल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस केस not all the factors above the horizontal line are cancelled out, so therefore हमको क्या करना पड़ेगा, इन होल सर्कल्स को चेंज करना पड़ेगा। सो अब हम क्या करते हैं, ठीक है चलो ठीक है, 27 वाला होल सर्कल नहीं वर्कआउट कर रहा, लेट अस गो टू सम अदर होल सर्कल, ओके। सो जो हमारे प्लेट के ऊपर अवेलेबल है उन्हीं होल सर्कल्स को हमको सेलेक्ट करना है। सो सपोज मेरे पास 23 अवेलेबल है नाउ एंड 33, सो 33 आई विल कीप सेम, 23 मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा 27 को 23 से। अब सेम प्रोसीजर रिपीट करना, क्या करेंगे, 69 की डिवीजन है, ओके, 69 के हमारे पास डिवीजन्स है। अब ये 6 जो है ये हमारे इसमें से फैक्टर में से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 6 क्या था, डिफरेंस था किसका, 27 और 33 का। सो अभी हमको इसको डिफरेंस लेना है, 33 माइनस 27, 23 का डिफरेंस लेना है, यानी कितना डिफरेंस आएगा, 3। तो 3 के फैक्टर कितने होते हैं, 5 इंटू, सॉरी कितने हो जाएगा, 10, 10 के फैक्टर कितने होते हैं, 5 इंटू 2। सो ऐसे अब हम 6 की जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे और उसके फैक्टर्स लिखेंगे। फिर 40 एज इट इज़ रहेगा, 27 की जगह 23 आ जाएगा, 23 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 23 इज द प्राइम नंबर, सो 23 इंटू 1 इज द फैक्टर ऑफ 23, okay. So now let us understand how it will work. So you can see here 69 जो है उसके फैक्टर्स एज इट इज़ है, 10 है, 10 के 2 इंटू 5, 40 का एज इट इज़ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर 23 इंटू 1 23 का फैक्टर है, 33 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 11, ओके। अब जब मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 5 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 23 कैंसिल हो गया, ये 23 कैंसिल हो गया। तो ऊपर के जितने भी हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर के सभी फैक्टर्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल हो चुके हैं। अब नीचे क्या बचा है, तो 11 बचा है, 2 इंटू 2 बचा है, इतने ही हमारे पास में क्या बचे हैं, नीचे के फैक्टर्स बचे। तो उससे हमको अभी कुछ फ़िलहाल कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर के कैंसिल हो गए, तो हम ये दोनों सर्कल्स, होल सर्कल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए 23 और 33 का। सो इन सर्कल जिसको सर्कल किया गया है ये बचे हैं कॉमन फैक्टर्स हमारे जो कैंसिल आउट नहीं हुए हैं। ऑल अबव द
हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल फैक्टर्स आर कैंसिल आउट। सो हम 23 और 33 ये दो होल सर्कल का इस्तेमाल करके अभी करेंगे इंडेक्सिंग। ठीक है, सो कैसे करेंगे इंडेक्सिंग? तो फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है इंडेक्सिंग के लिए 40/69। सो 40 बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, 40 बाय एन, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, अभी हमको कितने डिवीजन करना है? सो वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 69 इक्वल पार्ट्स। तो 40/69 ये हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, जो हमारा देता है ना इंडेक्सिंग क्रैंक का मोमेंट। सो हमको यहाँ पर इंडेक्सिंग क्रैंक का मोमेंट तो निकालना ही है, साथ ही साथ में इंडेक्सिंग प्लेट का मोमेंट भी निकालना है। इसलिए हम इसको फॉर्मूले को 40/69 या जो टी था हमारा, टी इज इक्वल्स टू 40/n, ये जो फॉर्मूला था, ओके, इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? तो इस फॉर्मूले में मॉडिफाई कर रहे हैं। सो इट बिकम्स n/1/n1 प्लस माइनस n2 अपॉन n2, स्मॉल n2 अपॉन कैपिटल n2। इसमें क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। सो एक पार्ट रहेगा इंडेक्सिंग प्लेट के लिए और दूसरा पार्ट रहेगा हमारे क्रैंक के लिए। है देन इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इंडेक्सिंग क्रैंक मोमेंट था उसको हम इंडेक्सिंग क्रैंक प्लस इंडेक्सिंग प्लेट मोमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस फार्मूला n1 जो है, जो n1 है वो हमारा 23 है, n2 जो है वो 33 है। सो जब भी हम n1 लेंगे ये हमेशा छोटा रहेगा n2 से, ध्यान में रखना। हमको जब भी होल सर्कल सेलेक्ट करना है तो n1 जो है वो स्मॉलर होना चाहिए n2 से, कभी भी ये ध्यान में रखना है सिलेक्शन के वक्त। ठीक है, और दूसरा जो वेरीफाई करना है कि दोनों सर्कल्स यूज़ हो सकते हैं या नहीं, तो उसको हम पीछे जो दिया है फैक्टराइजेशन का मेथड, उसकी मदद से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों सर्कल्स हम यूज़ कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, सो 23 हमारा एक है और दूसरा है 33। अब हम इसको करेंगे आगे जाके सॉल्व। सो जो हमारे बचे हुए फैक्टर्स है, अब आते हैं हमारे वापस से बचे हुए फैक्टर्स इन द प्रोसेस। सो ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स बिलो द लाइन शुड बी रिटर्न एज 2 into 2 into 11। सो ये कितना हो जाता है? ये होता है 44। ओके, ये बचे हुए फैक्टर्स थे हमारा, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 44। सो ये रहेगा मेरा n1 यहाँ पर। ओके, n1 और जो है वो मैं यहाँ पर 44 कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड यू कैन अंडरस्टैंड इट। आप यहाँ पर उसको ध्यान से समझ सकते हैं कि 2 into 2 into 11 जो हमारा बचा हुआ फैक्टर्स था वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस n1 n2 बोथ आर सेम हियर। n1 और n2 जो है ये दोनों भी यहाँ पर सेम है। ओके, इसलिए हम दोनों को भी इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। सो फॉर्मूले में पुटअप किया मैंने, n1 यहाँ पर लिख दिया 44, n1 is equals to n2, small n1 is equals to small n2, so therefore both of them are same here, therefore I have written it 44। दोनों को एक तरह से लिखा है। फिर स्मॉल n1 डिवाइडेड बाय कैपिटल n1 है 23 और जो कैपिटल n2 है वो है 33। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस माइनस साइन दिया है, इसमें से हम कोई भी एक साइन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम प्लस साइन जो है इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन ले रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया मेरा 44/23 और दूसरा हो गया -44/33, 44/33। सो अब इसको मैं क्या करूँगा, होल नंबर इंटू फ्रैक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। होल नंबर इंटू फ्रैक्शन में जब मैं 44/23 को लिखता हूँ, सो 44/23, if this fraction is written in terms of whole number, it will be written as 1 multiplied by 21/23। ठीक है, so 23 into this plus 21, okay, divided by 23। so 23 plus 21 will give us 44 upon 23। similarly जब मैं 44/33 को लिखता हूँ in terms of whole number and a fraction, so it will be written as 1 into is 11/33। ओके, सो 33 प्लस 11 44 अपॉन 33, ये हो गया हमारा होल नंबर इनटू फ्रैक्शन। ओके, ऐसा हमने ये फ्रैक्शंस जो है दोनों को लिखा है। अब यहाँ पर हम साइंस के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगी ये इंडिकेट करेगी मोमेंट कैसी है, बैकवर्ड्स है। क्रैंक रहो या प्लेट रहो, मोमेंट कैसी है, बैकवर्ड है। और अगर प्लस साइन रहता है तो मोमेंट कैसी है, फॉरवर्ड है।
मतलब हम क्या करेंगे, जब नेगेटिव साइन रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इंडेक्सिंग प्लेट या क्रैंक को, और जब हमारा पॉजिटिव साइन रहेगा तो हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज मूव करेंगे क्रैंक को या इंडेक्सिंग प्लेट को। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 1 इंटू 23 माइनस 1 इंटू 11/23 ठीक है। अब कितना प्लेट घुमाना है, कितना क्रैंक घुमाना है, ये हम समझ के लेते हैं। सो अभी एक्शन कैसी हमको लेनी है, देखो हमारे डिविजन्स कितने हैं, 69 डिविजन्स है। ओके, और हमारे पास में आंसर क्या मिला है, 1 इंटू 21/23, और दूसरा मिला है 111/33 जो है माइनस साइन। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 23 होल सर्कल जो है, ओके 23 होल सर्कल जो है, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन देंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट देंगे क्रैंक को, कितने से, 21 होल से। 21 होल आपको फॉरवर्ड मूव करना है 23 होल सर्कल में हमारे क्रैंक को। तो ये अगर मेरी इंडेक्सिंग प्लेट है, इसमें ये 23 होल सर्कल है, तो इसमें आपको कितना क्रैंक को मूव करना है, 21 होल से क्या करना है, इसको मूव करना है। आया ध्यान में, ये हो गई पहली मूवमेंट। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस साइन, इसके लिए ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। अब ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्रैंक का मोमेंट। देन क्रैंक अलोंग विथ प्लेट, क्रैंक अलोंग विथ प्लेट, ये है हमारी दूसरी मोमेंट। सो क्रैंक अलोंग विथ प्लेट 11 होल्स मूव करना है 33 होल सर्कल पे। ओके, तो ये अगर मेरा क्रैंक और ये प्लेट है, तो इस पर ये होल्स अगर है, तो ये 33 होल सर्कल है समझ लो, तो इस पर मुझे कितना मोमेंट देना है, 11 होल सर्कल, 11 होल्स में मूव करना है 33 होल सर्कल पे। ठीक है, 33 होल सर्कल पे 11 होल्स मूव करना है क्रैंक को और प्लेट को। तो ये पहली मोमेंट होगी, ये मेरी होगी दूसरी मोमेंट। ओके, सो यहाँ पर आप यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया, इसलिए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। आप चाहे तो क्लॉकवाइज भी घुमाओ, डिवीजन तो उतने ही होने वाले, कोई फ़र्क गिरने वाला नहीं है डिवीजन में। ठीक है, आप सर्कल को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिवाइड करो तो भी वो इतने ही डिविजन्स होंगे उसके, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करो तो भी उतने ही डिविजन्स होंगे। ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर दैट मच। सो for dividing 69 divisions, so we have to move crank by 21 holes in the 23 hole circle in forward direction, and then we have to move crank along with plate, okay, crank along with indexing plate by 11 holes in 33 hole circle in reverse direction. So this is how you do compound indexing. Okay, so I hope you understand it. If you have any query, you can ask me. Thank you.